एवरीवन, माय नेम इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और वो क्या है तो वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हमें टोटल 5 लॉ सीखने हैं। पहला लॉ कहलाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद आएगा गेलो-साइक्स लॉ और लास्ट में आएगा एवोगैड्रो लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? तो वो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहले लॉ स्टार्ट करते हैं और पहले लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका स्टेटमेंट क्या आता है बच्चों? तो स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। स्टेटमेंट आएगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा या एक रिएक्टेंट भी अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट में जितना उसका मास होगा प्रोडक्ट में ही उतना भी मास होगा। यानी टोटल मास एट रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये? तो ये कहता है बच्चों, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी मान लीजिए हमने लिया H2 और इसको रिएक्ट करवाया O2 से, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है H2O। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 और यहां पर 2 लिख देता हूं, जिसके कारण अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। यहां पर 4 हाइड्रोजन है तो यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 1 होता है। और यहां पर टोटल हाइड्रोजन के है 4 एटम, तो ये कितना आएगा? 4 × 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो वो होता है 16। तो ये कितना आएगा? 2 × 16 कितना आएगा? 32 प्लस 4। तो यहां पर कितना होगा? तो यहां पर भी वो 36 ग्राम होगा। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और हमें कितना H2O मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 36 ग्राम H2O। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये हर कहीं अप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो नोट लिखेंगे यहां पर, इट इज नॉट applicable to nuclear reaction। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो कुछ मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मास डेफिसिट। तो वहां पर ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ नहीं लगता है, बाकी हर कहीं ये लॉ अप्लीकेबल है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या होता है ये देखेंगे। तो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वाटर।
यानी अगर आपने कोई एक कंपाउंड लिया, जैसे मान लो आपने लिया पानी। अब ये पानी कहीं का भी हो सकता है, ये पानी आपके आरओ फिल्टर का भी हो सकता है, आपके ये पानी घर के नल का भी हो सकता है, ये नाले का भी पानी हो सकता है, ये नदी का भी पानी हो सकता है, ये समुद्र का भी पानी हो सकता है, और ये बोरिंग का भी पानी हो सकता है। ये आप पानी लोगे कहीं से भी लोगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो आप लेते हो H2O, तो H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन होता है 1। तो यहां पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहां पर 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 S2। अगर यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमेशा 1:8 के रेशियो में हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये जो पानी है, अब ये पानी कहीं का भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें जो ये प्रोपोर्शन आएगा वो कैसा आएगा? ये 1:8 के भी रेशियो में आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लिया, CaCO3। अब यहां पर अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का एटॉमिक कितना होता है? तो वो होता है 63.5। कार्बन की बात करोगे तो कार्बन होता है 12, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 और 3 कितना होता है? 48। अगर आप यहां पर इसका रेशियो निकालोगे तो यहां पर कार्बन का कितना है? 63.5। कॉपर का कार्बन का निकालोगे, ये तो हो गया कॉपर का, कार्बन का निकालोगे 12, और यहां पर अगर ऑक्सीजन का निकालोगे तो वो कितना आ रहा है? 48। अगर इनके आप टोटल करोगे तो इनके टोटल कितनी आएगी बेटा? तो चलो इसकी भी टोटल निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ गया 5, यहां पर कितना आएगा? 5, 3 और 5, 5 और 8 13। ठीक, उसके बाद आएगा 4 और 1 5, 5 और 6 11, और 1 12। तो ये आ रहा है 123.5। अगर CuCO3 बनता है तो अगर इसका परसेंटेज हमें देखना है तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 63.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 123.5। तो ये कितना आता है बच्चों? तो ये आता है 51.35, जो कि आपके किताब में दिया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना आता है? 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 123.5, और वो कितना आता है? तो वो आता है 9.74। उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन कितना आएगा? 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 123.5, और वो कितना आएगा? तो वो आएगा 38.91। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? तो इसका ये मतलब होता है, मान लो आपने 100 ग्राम CuCO3 लिया तो उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना आएगा? तो कॉपर का परसेंटेज आएगा 51.35, कार्बन का परसेंटेज आएगा 9.75, और ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 38.91। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट लॉ देखते हैं। तो बच्चों अभी हमें देखना है नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है? तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट, व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B form more than one compound, the masses of element B that combine with a given mass A are always in the ratio of small whole number। तो ये तो है स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे। जैसे मैंने लिया मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो रहेगा बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। पहला कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, और यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 32।
तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स करें तो यहां पर तो ऑलरेडी फिक्स है, तो हमें फिर से फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास कितना आएगा, तो वो आएगा 16s/32 के रेशियो में, यानी वो आ रहा है 1s/2 के रेशियो में। तो यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन, इसको नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे ए। अब यहां पर बी और ए मिलके दो कंपाउंड बन रहे हैं, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर ये जो मासेस ऑफ एलिमेंट बी है कंबाइंड विद गिवन मास ए आर ऑलवेज इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये कैसा आ रहा है, तो ये आ रहा है स्मॉल होल नंबर में आ रहा है। यहां पर हमने क्या किया, कार्बन का मास हमने फिक्स कर दिया। तो ये जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का मास कैसा है, स्मॉल वोल रेशियो में है, यानी यहां पर 16s/32 दिख रहा है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा आएगा, तो ये आएगा 1s/2 के रेशियो में। उसके लिए अभी हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने किया मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके 5 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहला है NO, दूसरा है NO2, तीसरा है N2O, चौथा है N2O3 और पांचवा है बच्चों N2O5। ठीक है, ऐसे 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो यहां पर है 14, यहां पर है 16 ऑक्सीजन का, यहां पर कितना है, तो यहां पर 14 है, यहां पर 32 है, यहां की बात करें तो यहां पर 28 है और यहां पर 16 है, यहां की बात करें तो यहां पर 28 है और इसका कितना आता है 48, यहां पर देखें तो ये 28 ग्राम और ये कितना आएगा 80 ग्राम। तो इसको अगर मैं देखूं फिर से, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो यहां पर एक जगह बना लेता हूं। ठीक, NO कितना है 14s/16, राइट। NO2 यहां पर एक हो गया NO2 14s/32, उसके बाद आएगा N2O 28s/16, उसके बाद कौन आता है N2O3 28s/48, उसके बाद आता है N2O5, ये कितना आता है 18। ठीक, ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी जो नाइट्रोजन है उनका मास फिक्स कर देंगे। तो यहां पर 14 है, यहां पर 14 है, यहां पर 28 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे। तो 28 को हम 14 कर देंगे, तो ये O कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 28 की जगह 14 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, तो ये 24 आएगा। यहां पर भी 28 की जगह अगर 14 कर देते हैं तो ये 40 आ जाता है। अब हमने क्या किया, सभी नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया। वो कितना कर दिया 14। अब अगर इसकी बात करें तो ये कैसा रहा है 16s/2, 32s/2, 8s/2, 24s/40। अगर हमें इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, तो 16, 32, 8, 24। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 है 8 2 16, 8 चौक 32, 8 है 8, 8 3 24, 8 5 40। तो ये क्या आ रहा है 2s/2, 4s/2, 1s/2, 3s/2, 5 के रेशियो में ये निकल के आ रहा है। अब ये कैसे है, जब हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया तो ये हमें इतना सिंपल रेशियो मिल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये कैसा है, तो ये स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमें देखना है फोर्थ लॉ, और फोर्थ लॉ क्या कहता है, तो फोर्थ लॉ का नाम है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ
गैसियस वॉल्यूम। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है इसका स्टेटमेंट। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, यानी अगर गैसेस कंबाइन हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो कैसे होगी कि वो एक सिंपल रेशियो होगा, उनके जो वॉल्यूम होगा उसका सिंपल रेशियो होगा, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो जितनी भी गैसेस होगी उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। उस टाइम पर जो भी गैसेस कंबाइन होगी या प्रोड्यूस होगी तो वो कैसा होगा, वो सिंपल रेशियो होगा, और वो सिंपल रेशियो किसका होगा, तो वो वॉल्यूम का होगा। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और मुझे क्या मिल रहा है, H2O गैस मिल रही है। ठीक, ये भी गैस इस फॉर्म में है, ये भी गैस इस फॉर्म में है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर रिएक्शन बैलेंस की है। अब मान लेते हैं कि ये जो H2 है इसका वॉल्यूम है 50 ml। ठीक है, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल हो गए, तो मतलब कितना हो गया, 100 ml। ये भी समझ लेते हैं 50 ml, और ये भी समझ लेते हैं H2 बन रहा है 50 ml। तो यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये कितना बनेगा, 100 ml। तो यहां पर कितना आ रहा है, ये 100 ml, ये 50 ml, और ये बन रहा है 100 ml। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 100 ml को हम अगर 2 वॉल्यूम बोलते हैं तो उसका आधा कितना आएगा, तो उसका आधा आएगा 1 वॉल्यूम, और यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 2 वॉल्यूम। तो ये 2 वॉल्यूम मिल रहा है 1 वॉल्यूम के साथ, और हमें 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो यहां पर रेशियो आप देखोगे तो रेशियो कितना आएगा, 2:1:2 का रेशियो बन रहा है। तो ये वॉल्यूम का रेशियो कैसा है, तो वॉल्यूम का रेशियो है सिंपल, और यही क्या कहता है, यही कहता है हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ देखते हैं। तो बच्चों अभी हमें लास्ट लॉ पढ़ना है, और लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contains equal number of molecule। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इसको समझने के लिए कुछ गैसेस ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया H2, जैसे मैंने मान लो लिया Cl2, मैंने लिया N2, मैंने लिया O2, मैंने लिया CO2। अगर इन सब का मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखता हूं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सभी गैसेस का मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखता हूं, तो अगर ये मैंने 1 मोल H2 लिया, 1 मोल H2, या ऐसा सबसे पहले बोलते हैं 1 वॉल्यूम H2 लिया, मैंने लिया 1 वॉल्यूम Cl2, मैंने लिया 1 वॉल्यूम N2, मैंने लिया 1 वॉल्यूम O2, और मैंने लिया 1 वॉल्यूम CO2। तो यहां पर हर एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 is equal to number of molecules of Cl2 is equal to number of molecules of N2 is equal to number of molecules of A2 is equal to number of molecules of CO2। यानी ये जो H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है और CO2 है, इन सब का स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, कोई एक ज्यादा नहीं रहेगा, कोई एक कम नहीं रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूं मैंने 20 लीटर H2 लिया, 20 लीटर Cl2 लिया, 20 लीटर N2 लिया, 20 लीटर O2 लिया और 20 लीटर CO2 लिया। ठीक है, सब मैंने 20 लीटर लिया और सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है,
कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने ही 20 लीटर में Cl2 के मॉलिक्यूल रहेंगे, उतने ही 20 लीटर्स में N2 के मॉलिक्यूल रहेंगे, उतने ही 20 लीटर में O2 के मॉलिक्यूल रहेंगे और 20 लीटर में CO2 के भी उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे। ये हमारा कहता है एवोगैड्रो लॉ और यही इसके स्टेटमेंट का मतलब है। आई बात समझ में? तो बच्चों यहीं पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।